स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस क्लब में दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप सब्बरवाल साहब और वीके शर्मा जी। आप दोनों का ही स्वागत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज इन्वेस्टर क्लब में रजिस्टर हुए और उसके बाद आज मुंबई के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए अंगन जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या सवाल है। वैसे आज आपको बता दूं कि काफी सारे इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, ग्लोबल जो एपिसोड्स हुए हैं, जो अनिश्चितता हुई है उसके चलते। अंगन जी आप भी इसीलिए चिंतित हैं क्या? यस बताइए सर, क्या सवाल है आपका? ये कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, अच्छे दिन आने वाला है, डबल डिजिट ग्रोथ होने वाले हैं, बट व्हाई इंडियन मार्केट इज गेटिंग सो मच करेक्टेड बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज। 2009 में हमने देखा है बिकॉज ऑफ ये स्लो डाउन मार्केट गॉट वेरी मच करेक्टेड, दिस टाइम चाइना। तो इंडिया के पास कुछ है या तो कभी ग्रीस सताता है, कभी चाइना सताता है। दिनेश जी आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का है? हाँ जी, ये अमेरिका में अमेरिका जो फेड है जो अपना रेट इंटरेस्ट हाइक करने वाला है 25 बेसिस पॉइंट जी, और ये बड़ा वेल नोन इवेंट है और काफी पहले लोगों को मालूम था। तो ये एक इवेंट है जो इंटरनेशनल मार्केट में इतने करेक्शंस ला रहा है और चाइना ने भी जो युआन को डेप्रिशिएट किया वो भी सिर्फ 2% किया और वो 2% का डेप्रिसिएशन है। ये मार्केट में 10 से 20% डाउनवर्ड्स का ये क्यों दिखा रहा है? ठीक है, चलिए वुड लाइक टू ट्राई संदीप जी। देखिए, पहला जो आपने सवाल कहा कि वर्ल्ड में कुछ होता है तो इंडियन इकोनॉमी अच्छी है तब भी क्यों गिरता है इंडियन मार्केट, उसका कारण ये है कि शॉर्ट टर्म में सारे ग्लोबल फंड्स फ्लो जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं कि ग्लोबल फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से अधिकतर पैसा आता है आजकल। तो वो पैसा आता है तो जब कहीं और प्रॉब्लम होती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं तो वो पैसे निकालते हैं। जब वो पैसे निकालते हैं तो एफआईआईज को बेचना पड़ता है। एफआईआईज एक्चुअली ये एफआईआई का जो टर्म है ये भी बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि एफआईआई ऐसे ही बेचते हैं, ऐसे ही खरीदते हैं, ऐसे नहीं होता। वो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पैसा आता है तो वो मार्केट में लगाता है। ऐसे ही एफआईआईज के फंड्स होते हैं, उनके पास पैसा जब आता है तब वो लगाते हैं, जब पैसा निकलता है तो वो बेचते हैं। दूसरे अगर आप देखें तो अभी पिछले 2 महीने में इंडिया से जो पैसा निकला है वो लेहमैन ब्रदर्स का जब कोलैप्स हुआ था उसके बराबर निकल गया है। फिर भी उसके बराबर हमारे में करेक्शन तो नहीं हुई, मार्केट 400-500-600 पॉइंट गिर गया होगा, लेकिन कोई इतना पैनिक का सिचुएशन नहीं आया। तो ये भी एक शो करता है कि स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में। जहां ब्राजील के मार्केट अगर आप देखिए या चाइना का मार्केट देखिए ऊपर से आधा हो गया, ब्राजील का मार्केट अगर आप देखिए वो कंटिन्यूसली सालों से गिर ही जा रहा है, रशिया का मार्केट गिर ही जा रहा है। तो एक ब्रिक्स करके टर्म होता था, वो ब्रिक्स में अब बहुत सारी कंट्रीज अभी बची नहीं जो खड़ी हैं। तो आपको इस तरह से इसको देखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जरूर रहेगा, लॉन्ग टर्म में जो डीकपलिंग का सवाल आता है वो लॉन्ग टर्म में होता है हमेशा, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं होता। दिनेश जी का सवाल था कि 25 बेसिस पॉइंट अगर अगले हफ्ते 16-17 तारीख की जो बैठक है उसमें हाइक होता है, ये तो सबको पता है, तो इतनी घबराहट की बात क्यों? घबराहट की बात है, घबराहट की बात इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि हमारी मार्केट्स अमेरिका में क्या हुआ उस पर रिएक्ट करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट पे रिएक्ट नहीं करेंगे। हमारा रिएक्शन होगा हमारे बाजारों का कि अमेरिका कैसे रिएक्ट कर रहा है, और वो बिल्कुल अलग हो सकता है। आप ये पा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं आमतौर पर समझा जाए कि गिरेंगे, पर मार्केट गिरेगा, पर अगर किसी भी कारण से बढ़ते हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बढ़ता है। मेरा ये मानना है कि आमतौर पर अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बाजार गिरेंगे, और उस बाजार के गिरने के बाद, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि वो बाजार इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, शायद एक बार बढ़े इस साल में, और जब कभी वो बढ़ेंगे तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन उसके बाद वापस बाइंग आएगी और वो एक मौका होगा लेने के लिए। तो इसको एक आम निवेशक जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है वो इसको अपॉर्चुनिटी समझे। जो ट्रेडर है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी दूसरी तरह की है। तो ये एक इन्वेस्टर क्लब है, तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिएगा। अगर रेट बढ़ते हैं तो आपको जो चीजें महंगी मिलती हैं शायद सस्ते दामों पे मिले। बिल्कुल, चलिए, तो अपॉर्चुनिटी होगा वहां पर जब अगर करेक्शन आता है, गिरावट आती है। लेकिन दीपक जी भी हमारे साथ, सर बताइए क्या करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैं फार्मा रिसर्च में हूँ
और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज पर करंट ग्लोबल इश्यूज एंड इंडियन मार्केट वोलेटिलिटी, व्हाट शुड बी डन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? इज इट स्टिल वेट एंड वॉच सिचुएशन और गो अहेड फॉर फ्रैक्शन बाइंग when market getting corrected at each corrections? संदीप जी, आप काफी दिनों से कह रहे हैं कि खरीदारी कर ही लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या आप यही सलाह इनको देंगे कि शुरुआत कर दें इस समय? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब सबको लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो एक्चुअली रिस्क कम होता है, और जब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है सबको, इस मार्केट तो चल ही जा रहा है, अब तो पैसे लगाइए, आपको याद होगा रिलायंस पावर में 4 लाख 5 लाख करोड़ लोगों ने लगा दिए, तो उस समय रिस्क ज्यादा होता है। तो आज के दिन रिस्क कम है। मुझे लगता है कि 2016 में जो इंडियन इकोनॉमी में होने वाला है और जिस तरह का ग्रोथ रिवाइवल होगा, उस हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको अगर स्टैगर्ड लगाना है, आपको थोड़ा लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना इतना एक बार में, तो आप थोड़ा स्टैगर करके लगा सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का ही टाइम है, ये डरने का टाइम नहीं है। चलिए, घबराइए मत। आप भी यही कहेंगे सर, लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक बात थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा डरा दूं कि जो पहले जो दर्शकों ने जो सवाल उठाए थे कि ग्लोबल मार्केट्स हैं, अमेरिकी प्रॉब्लम थी, वो अमेरिका गिरा 54%, हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हम गिरे 64%, चीन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, वो गिरा 71% अपने टॉप से। तो हम उससे अलग नहीं रह सकते, अछूते बिल्कुल नहीं रह सकते, लेकिन क्या इस डर से हम इन्वेस्ट नहीं करें? बाकायदा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये मौका अभी और भी आपको नीचे के लेवल पे मिल सकता है, तो उसका आप SIP के तो पूरे के पूरे 100 रुपए नहीं डालें, SIP के तौर पर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने मान लीजिए 30% ही डाल पाए और मार्केट ऊपर से भाग गया, तो आप क्या समझेंगे? आप ये कहेंगे कि भी आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, लेकिन अगर गिर गया तो आपको बिल्कुल एक्चुअल लॉस है। तो जब मार्केट ऊंचा आता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, विजिबिलिटी आती है, तो बहुत सारे आपको आइडियाज आएंगे, कॉन्फिडेंस, आप तब कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इस माहौल के अंदर मेरे ख्याल से एक आम इन्वेस्टर को ये सोच के कि ये एक रिस्क है, उसके हिसाब से SIP के जरिए अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। चलिए, तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए बाजार में, अच्छे रिटर्न्स आगे देखने को मिलेंगे। लेते हैं इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे पहुंचे, कैसे अपने सवाल पूछे हमारे एक्सपर्ट से, तो रास्ता आसान है। फोन उठाइए, लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड, भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभ्यास। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। ब्रेक से पहले हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर मौजूद हैं जो लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और आज इस क्लब में पहुंचे हैं। नीरा जी, बताइए क्या करती हैं आप और क्या जानना चाहती हैं? हाय, since you've been asking, as to to invest at this point in time, so my question to you is, I'm at a good juncture in your life wherein I can really invest, and there is no time frame for which I need to hold on. I mean, I can just keep on investing. So what are some of the good sectors to look at, and like how do I plan the whole thing? So if for the next 5 to 10 years if I have to take a call, then like how do I plan the whole thing? Okay, और 5 से 7 साल का आपका नजरिया है बाजार में। सुरेश जी, आपका सवाल भी कुछ ऐसा ही है। मेरा सवाल है सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान, लेकिन डायरेक्टली करना है इन्वेस्ट 25,000 एवरी मंथ। तो 25,000 रुपए आप शेयरों में लगाना चाहते हैं, हर महीने लगाएंगे, और आप ऐसे शेयर जानना चाहते हैं जहां पर पैसा लगाए। बताइए सर। जी, आपके लिए दोनों का सवाल। तो अगर आपको एक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और ये ध्यान नहीं रखना कि कौन से सेक्टर में डालना है, तो निफ्टी का जो ETF है वो एक चुन लीजिए। आप ये देखिए कि लिक्विडिटी उसमें बराबर हो, अच्छी हो, और ऊपर से उसके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो कम रहे काफी। तो उस दृष्टि से जो मुझे समझ में आता है, उसमें एक निफ्टी 20 एक ETF है, उसके अंदर आप डालेंगे तो आपका जो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से स्टॉक में डाल रहे हैं। 7 साल में मार्केट हमारा बहुत ही ऊंचे लेवल पे होगा जो आज की डेट में है, तो उसके लिए आपको विदाउट रिसर्च, विदाउट चिंता किए आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कैसे रिटर्न मिलेंगे? जो मार्केट के रिटर्न मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। इंडिविजुअली जब स्टॉक्स में जाते हैं, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में चाहते हैं तो आपको मैं 3 स्टॉक बताता हूं। एक तो लगाइए, आप बड़े स्टॉक्स बता रहा हूं, आप लगाइए सीधा इन्फोसिस के अंदर। ये कंपनी करीब ऐसी है जो आज की डेट में करीब इनका $8.7 बिलियन की पिछले साल की इनकी टर्नओवर थी।
सिक्का साहब का कहना है, जो इनके एमडी हैं, कि हम 2020 तक $20 बिलियन तक पहुंचेंगे। इसको आप कन्वर्ट करें तो 18.5% पर एनम CAGR बनता है, बहुत ही उम्दा है। ये कैसे ग्रोथ, इतना तो आता नहीं, इन्होंने जो गाइडेंस दी है वो 7 से 8-9% की दी है, तो ऑब्वियसली ये एक्वायर करेंगे। करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी के पास अभी कैश है, तो वो ग्रोथ नहीं भी आए 18% का, आप 10% की ग्रोथ आपको सालाना मिल सकता है, जो उस लेवल पे रिटर्न नीचे के लेवल पे तो आपको ज्यादा मिलेंगे। 2 और स्टॉक जो मैं ऐड करा सकता हूँ, बैंकिंग एक स्टॉक चुनिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक, और वो उसके जो एसेट्स हैं वो स्ट्रेस एसेट्स अभी करीब 3.3% ही हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है, और आगे जब मार्केट ग्रो करेगा तो उनके ग्रोथ रेट जो बैंकिंग सेक्टर से बहुत ही अच्छी रहेगी। आज भी इनके जो ग्रोथ है वो बैंकिंग अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है करीब 10% से एवरेज एडवांसेस, और इनका जो ग्रोथ है वो करीब 23% है, तो बैंक सेक्टर से बेहतर ग्रो करेगा। और तीसरा स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्सन एंड टुब्रो आप ऐड कर सकते हैं। वो एक कोई भी इकोनॉमी का हिस्सा हो, भले वो डिफेंस हो, भले वो कंस्ट्रक्शन हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, उनके अंदर सभी के अंदर इसका एक अलग अलग दबदबा है, और ऊपर से ये कई बिजनेसेस हैं, इनका वैल्यू एडिशन आपको अगले 3 साल में अच्छा खासा मिल सकता है। तो 3 स्टॉक में आप SIP कीजिए, चिंता मत कीजिए, अगर मार्केट गिरता है तो आप इसको अपॉर्चुनिटी समझ के SIP जारी रखिए। आप सर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे दोनों को? मैं कहूँगा कि मैम का जो होराइजन है वो भी लंबा है, और इनका जो कैश फ्लो पोजीशन है वो भी मुझे लगता है जिस तरह से कैरियर स्ट्रांग है, तो इनको जैसे इन्होंने एडवाइस किया कि इनको निफ्टी में डालना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपका क्योंकि लॉन्ग इनफ होराइजन है और आपको शायद पैसे की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको अब मिड कैप्स में ऐसे प्रोग्राम में रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रॉपर एडवाइस के साथ 2-3 मिड कैप्स भी डालने चाहिए इस 10 लाख में। तो अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7 लाख आप लार्ज कैप में करिए, 2-3 लाख आप मिड कैप में करिए, क्योंकि अच्छे जो मिड कैप जो लॉन्ग टर्म में अच्छे करेंगे उसमें आपको रिटर्न काफी अच्छा आएगा, और आपका इन्वेस्टिंग होराइजन लॉन्ग इनफ है कि आपको उसका पूरा फ्रूट मिल सकेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपका इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप इस समय आवाज इन्वेस्टर क्लब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस क्लब में कैसे आएं, तो फोन उठाइए, लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अब यहाँ से होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, संदीप सब्बरवाल साहब और VK शर्मा जी, और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। हमारे साथ श्रीचंद तोलानी जी भी हैं। सर नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन है कि बेसिक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 3 कौन से पॉइंट्स आप सजेस्ट करेंगे जो कि अकाउंट्स में वो देखने के बाद फाइनलाइज करे कि वो स्टॉक सही है या नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट देखना इजी नहीं होता, और उसमें 3 पॉइंट्स कौन से आप सजेस्ट करेंगे जो नॉर्मल जिसको अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है वो देख करके और इन्वेस्ट कर सके? तो एक ले इन्वेस्टर क्या चीज देखे और कैसे निवेश करे? सर बताइए, आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे आसान चीज, आसान मैं नहीं कहूँगा, सबसे जरूरी चीज जो एक बैलेंस शीट में होती है वो होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है बैलेंस शीट में, फिर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और उसके बाद कैश फ्लो आता है। तो जो कैश फ्लो होता है उसमें आपको पता चलता है कि ये कंपनी जो पैसे जनरेट कर रही है प्रॉफिट से, वो जो इन्वेस्ट कर रही है उससे ज्यादा है या कम है, या हमेशा इन्वेस्ट करती जा रही है उसके रिटर्न नहीं आ रहे। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो एक ये बहुत अच्छी चीज है, जो आप समझ लें तो अच्छा है। दूसरा होता है एक कि जो कंपनी जब बेच रही है सामान, उसको पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी उसके बेचने से, तो एक रिसीवेबल्स या डेटर्स होते हैं बैलेंस शीट में। तो कि वो रिसीवेबल कैसे है कि वो कंपनी बेची जा रही है, रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं और पैसा नहीं आ रहा, तो वो एक बहुत रिस्की चीज होती है बैलेंस शीट में देखने के लिए, वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसको। और तीसरा, जो आप हाल में ही बहुत प्रॉब्लम्स देखेंगे मार्केट में, एक कंपनी अभी एमटेक ऑटो करके उसको प्रॉब्लम आई, तो आपको ये देखना जरूरी है, जो कंपनीज बहुत ज्यादा कंपनी जाके खरीदती हैं बाहर, एक्वायर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं, और बहुत पैसे वहां लगा देती हैं और समझ नहीं आता कि इसमें प्रॉफिट वापस आएगा या नहीं, ऐसी जो कंपनीज जो ज्यादा करती हैं उससे आपको केयरफुल रहना चाहिए।
चलिए एक और दर्शक है हमारे साथ। किरण जी बताइए क्या करते हैं आप? मेरा कॉपर का फैक्ट्री है। अच्छा, उसमें डायरेक्टर हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 25 लाख का अगले 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑटो सेक्टर में। तो जहाँ 2 कंपनी अच्छा कौन सा रहेगा 2 साल के लिए, तो वो थोड़ा शर्मा जी बोल देंगे तो अच्छा है। बताइए सर, 2 कंपनियां ऑटो क्षेत्र में जहाँ निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि का नजरिया है आपका, राइट? 2-3 साल तक कर सकते हैं इसमें। ऑटो क्षेत्र अच्छा है, पर मेरी अपनी ये सलाह कि पूरा 25 लाख जो आप डालना चाहते हैं वो सिर्फ ऑटो में न डालिए, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन है उसमें से एक स्टॉक जो मैं आपको समझा सकता हूं वो है बजाज ऑटो। हिस्टोरिकली अच्छा रहा है, लेकिन हाल ही में इनके जो 2 कंट्रीज हैं, एक तो अफ्रीका में नाइजीरिया और दूसरा है श्रीलंका, तो वहां पे दोनों जगह पे इलेक्शंस थे, तो उसके चलते हुए इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे। अब पिछले महीने की सेल्स आप देखेंगे तो दबादब अच्छी आ रही है और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। ऑटो कंपनीज अच्छा करती हैं और उसके लिए आपने सेक्टर सही चुना है, और वो अच्छा इसलिए भी करेंगे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 1 से 2 साल के अंदर 1 मैन 1 रैंक 1 पेंशन, और फिर ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं इनका जो वेतन आयोग जो फिक्स करेगा उसका जो बैक जितना भी आपका बाकी हो एक साथ मिलेगा, उसका काफी हद तक खर्चा इनके अंदर जाएगा। तो ऑटो सेक्टर के लिए जो ये कंपनी अच्छी कर ही रही है और वो सेक्टर की बॉयंसी इसको और बढ़ाएगी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर। तो आप मेरे ख्याल से बजाज ऑटो एक चुन सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो आप कुछ सुझाना चाहेंगे या मैं बोलूं? बताइए सर, एक आप स्टॉक बताइए ऑटो सेक्टर से। मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर में 5-6 बड़ी कंपनी लिस्टेड हैं, तो मुझे लगता है सारी ही अच्छा करेंगी। लेकिन अगर आप देखिए तो एक आपने कंज्यूमर साइड की स्टॉक लिया, तो दूसरा आप कमर्शियल व्हीकल साइकिल में भी एक बहुत अच्छा रिवाइवल है। तो अशोक लेलैंड करके एक कंपनी है जो प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले है। तो हिस्टोरिकली ये कंपनी का मार्केट शेयर कम होता था, इसके बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होती थी, कैश फ्लो जनरेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता था। अब इन्होंने मार्केट शेयर अपना बढ़ाया और अगले कुछ साल मुझे लगता है इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो ये कंपनी एक कंटिन्यूसली मुझे लगता है ऑटो सेक्टर ओवरऑल तो अच्छा करेगा ही, लेकिन ये कंपनी उसको आउट परफॉर्म करती रहेगी। तो अशोक लेलैंड एक दूसरी साइड का एक कंपनी ले सकते हैं। तो एक बजाज ऑटो और एक अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक्स हैं जिसमें आप निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। सतीश जी भी हैं हमारे साथ। सतीश जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं सर, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। नमस्ते सर, मैं MTNL में सर्विस करता हूँ। वेरी नाइस। और मैंने 200 शेयर्स टाटा ग्लोबल कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 130। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो डाउन मार्केट जा रहा है, तो ये मार्केट में टाटा ग्लोबल के शेयर्स में एवरेज कर सकता हूँ या मेरे को और 25,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो और किसी सेक्टर में ये इन्वेस्ट कर लूँ? बताइए सर, आप ट्रैक करते हैं टाटा ग्लोबल को? ये टाटा ग्लोबल में मैं आपको ग्लोबली ये कहूँगा कि टाटा ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमेशा से लोगों ने पोटेंशियल देखा है, लेकिन उसने कभी डिलीवर नहीं किया। तो कंपनी का लोगों को उम्मीद रहती है कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, तो वो डिलीवरी आती नहीं है कंपनी में। तो अगर आपको कंज्यूमर स्पेस में ही इन्वेस्ट करना है तो उससे बेहतर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, वो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, उनके नए प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट से फोकस्ड कंपनी है। लगे आदि गोदरेज अभी भी अपने बिजनेसेस में बहुत फोकस्ड हैं, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। दूसरा जो आपने 25,000 की बात की, तो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं इस प्रोग्राम में, तो उनमें से आप स्टॉक्स 3-4 में स्प्रेड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके लिए। लेकिन भरत सांघवी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? आई हैव बॉट सम स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान लीवर, लार्सन एंड टुब्रो एंड मॉन्सेंटो। तो राइट नाउ मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो करीबन 1 से 2 साल तक का है, तो मैं उसमें लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ। लार्सन टुब्रो एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, इसको आप होल्ड कीजिए। अभी तक पिछले 2 साल के अंदर आप देखें तो करीब 13% की इनकी ग्रोथ रही है सेल्स के अंदर। इनके लिए अच्छा क्या है कि एक्सटर्नली भी ये एनवायरमेंट को देखते हैं, इंटरनली भी अच्छा करते हैं। एक्चुअल मॉन्सेंटो L&T आपका क्या राय है सर, कैसी लग रही है इनकी सूची? ये मॉन्सेंटो पे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पिछले सवाल में जवाब में कहा कि जो दिग्गज कंपनीज हैं FMCG में ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन कंपनीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, मतलब ये। लेकिन कुछ मिड कैप्स कंपनीज हैं सिमिलर स्पेस में, अगर आप उसी स्पेस में रहना चाहते हैं मैं कहता हूँ, तो जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा कि गोदरेज कंज्यूमर अच्छा कर रही है, डाबर एज अ कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है,
तो ये कंपनीज बेटर करेंगी सेम स्पेस में अगर आप देखें तो। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो कंपनीज हैं जिन पर आप नजर जरूर डाल सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसी कंपनीज। Shall I switch from Hindustan Lever to something like Dabur and Godrej Consumer, or right now be invested in Hindustan Lever? देखिए, व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब हम कहते हैं कि ये खरीदना चाहिए तो उसका मतलब यही लेना चाहिए कि उसको बेच के ये लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन इसी नोट पर लेना होगा आप सबसे विदा। शुक्रिया संदीप जी, शर्मा साहब, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इन्वेस्टर क्लब में आने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद आज इस क्लब में शामिल होने के लिए। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।